अस्सलाम वालेकुम। आज हम CSS PMS का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को जानते हैं कि 1927 के अंदर दिल्ली प्रपोजल आता है। कायदे आजम ये कहते हैं कि मैं जो है सेपरेट इलेक्टोरेट से हम पीछे हटते हैं अगर आप हमारी कुछ डिमांड्स मान लें, यानी हमें जो पंजाब और बंगाल के अंदर मेजोरिटी ऑफ सीट्स दें और उसके बाद जो सिंध को मुंबई से अलग कर दें और KPK और बलूचिस्तान में इस्लाहात कर दें। और 1928 के अंदर जो नेहरू रिपोर्ट आती है वो सेपरेट इलेक्टोरेट को ख़त्म करती है और जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसे भी ख़त्म करती है, और वो ये कहती है कि जो मुसलमान हैं उन्हें पंजाब और बंगाल में उतनी सीट्स नहीं दी जाएंगी। कायदे आज़म अपने 14 निकात पेश करते हैं और अपने दिल्ली प्रपोजल वाली डिमांड पर खड़े नजर आते हैं। इसके बाद 1930 को खुतबा अलाहाबाद दिया जाता है जिसमें एक अलग रियासत का तस्वुर मिलता है, और 1931 से 1932 तक ब्रिटिश जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनकाद करते हैं, लेकिन इसमें भी किसी बात पर इत्फाक राय नहीं पाया जाता सिवाय ये कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे, मुसलमानों के लिए जुदागाना, सिर्फ मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाब होंगे और सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाएगा और जो NWFP है यानी सरहद के अंदर इस्लाहात की जाएंगी। उसके बाद 1933 के अंदर एक ब्रिटिश जो है वाइट पेपर जारी करते हैं और उसके बाद 1935 का जो एक लॉ आता है, एक्ट आता है, उसके अंदर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के साथ जो सूबों के अंदर इलेक्शन करवाए जाते हैं, 11 सूबों के अंदर इलेक्शन करवाए जाते हैं। और वो 11 सूबे कौन से हैं पहले उन्हें डिस्कस करते हैं जिनके अंदर इलेक्शंस होते हैं। इन 11 सूबों के अंदर जो एक था वो पंजाब था जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी, और जो दूसरा था वो NWFP था, ये वाला। और जो नंबर 3 था वो सिंध था, नंबर 3 जो था वो सिंध था। और इसके साथ साथ जो नंबर 4 था वो बंगाल था, नंबर 4 बंगाल था। इन सब में मुसलमानों की अक्सरियत थी, और जबकि यहाँ पर जो असम था इसमें भी हिंदू ज़्यादा थे, और यहाँ पर जो बिहार था इसमें भी हिंदू ज़्यादा थे, और यहाँ पर जो उड़ीसा था उसमें भी हिंदू ज़्यादा थे, और यहाँ पर जो मदारस था उसमें भी हिंदुओं की अक्सरियत थी, और यहाँ पर जो मुंबई था उसमें भी हिंदुओं की अक्सरियत थी, और यहाँ पर जो सेंट्रल प्रोविनेंस था उसमें भी, और यहाँ पर जो यूनाइटेड प्रोविनेंस था उसमें भी हिंदुओं की अक्सरियत थी। इस तरह ये जो सात जो सूबे थे उनके अंदर मुसलमानों की अक्सरियत थी, उनके अंदर हिंदुओं की अक्सरियत थी। ये जो ब्लू वाले 4 इलाके हैं इसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी। अब जो इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के अंदर इन 7 इलाकों में तो जो कांग्रेस है वो खुद ब खुद ही अपनी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी सूबाई खुद मुख्तारी के साथ अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होती है, और 1500 जो सीट्स होती हैं, 1585 सीट्स के अंदर मुस्लिम लीग जो है सिर्फ वो 106 सीट ही जीत पाती है। मुस्लिम लीग 106 सीट जीत पाती है, यानी मुस्लिम लीग बुरी तरह नाकाम होती है, और मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में भी नाकाम होती है क्योंकि दूसरी और भी जमातें थी जो कि मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रही थी, जैसे कि जो यूनियनिस्ट पार्टी है वो 101 सीट्स लेती है। इसी तरह जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी 707 सीट ली, कांग्रेस ने 707 सीट ली, और कांग्रेस ने इस तरह 11 में से 8 सूबों में अपनी जो है वो हुकूमत बनाई, और जो बाकी सूबों में भी हुकूमत थी वो भी उनके अलायंस के साथ थी, यानी वो भी उनके ही इत्तेहादी थे। इस तरह जो जनाब मुस्लिम लीग है जो खुद को मुसलमानों की वाहिद जमात तस्वर करती थी, उन्हें बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा, और इस तरह कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज आई और उन्होंने मुसलमानों पर क्या क्या जुल्म सितम किए 1937 से 1939 तक, क्योंकि इनकी जो मिनिस्ट्रीज थी वो 27 से 28 माह चली, और इनके अंदर ऐसे जुल्म सितम हुए कि बाद में 1940 के अंदर जो मुस्लिम लीग थी वही मुसलमानों की नुमाइंदा जमात बनकर उभरी। करेंगे कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के अंदर मुसलमानों पर जो जुल्म सितम के पहाड़ टूटे, उन वो कौन कौन से शोबों में टूटे। सबसे पहले अगर हम देखें कि रिलीजियस रिलीजियस के अंदर मजहब पर कैसे मुसलमानों पर तशद्दुद किया गया, तो इसके अंदर जो नंबर 1 है वो ये है कि जो अजान है,
اذان اور نماز پر پابندی لگائی گئی، اذان اور نماز پر بین کیا گیا، پابندی لگائی گئی، یعنی اس کے اندر اور شیعہ سنی کنفلکٹ بھی ہوئے، شیعہ سنی کنفلکٹ بھی بڑھے، یعنی جب مسلمان جب نماز کے لیے جاتے تھے تو ان کی مسجدوں میں کوڑا کرکٹ تک پھینکا گیا اور مسجدوں کی بے حرمتی کی گئی، قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اور ہندو جو مساجد میں غلاظت پھینکتے اور اس کے ساتھ ساتھ پٹاخے چھوڑتے، شیعہ سنی فساد پھیلاتے، اور جو گائیں تھی ان کے ذبح پر پابندی لگائی گئی، یعنی اس طرح مسلمانوں کو ریلیجیس ایکٹیویٹی میں مشکل کا سامنا دیکھنا پڑا۔ اس کے بعد جو تھا بندے ماترم، بندے ماترم یعنی ہندوؤں نے جو ایک ترانہ بنایا جو کہ ایک ناول سے اخذ تھا، چیٹر جی کے جو ایک ناول تھے، چیٹر جی کے ناول سے جو اخذ، چیٹر جی کے ناول اند، چیٹر جی کے ناول اند ناز سے جو بندے ماترم جو ترانہ اخذ تھا، جس میں جو مسلمان لیڈرز تھے جو پہلے زندگی گزار چکے تھے ان کے خلاف انہیں ڈاکو ڈکلیئر کیا گیا اور انہیں ہندوستان پر ایک ڈاکو بنا کر مسلط کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ ایسی باتیں بھی شامل کی گئیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی، یعنی مسلمان فاتحین ڈاکو لٹیرے ظالم ہے اور مسجدوں کو گرا کر مندر بنا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گاؤں تھی یعنی کاؤ تھی اس کی سیکریفائس پر بھی بین لگا دیا گیا، کاؤ سیکریفائس بین، اس طرح اس کی جو گاؤں کی جو گائے کی قربانی ہے اس پر بین لگا دیا گیا، اور اس کی صورت میں مختلف فسادات ہوئے، اور مختلف عید الاضحیٰ پر، ہر عید الاضحیٰ پر جو مختلف مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا تھا کہ انہوں نے گائے کو ذبح کیا ہے یا گائے کو ذبح کرنے میں ان کا ہاتھ ہے۔ اس طرح مسلمانوں پر مختلف قسم کے جو مذہبی تشدد کیے گئے، اور ان پر یہ فوجداری کا مقدمہ بھی عائد کرتے تھے، فوجداری کا مقدمہ بھی عائد کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کو کس طرح ریلیجیس ایکٹیویٹیز میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اب ہم ڈسکس کریں گے کہ مسلمانوں کو ایجوکیشن میں کیا کیا پریشانیاں آئی، ایجوکیشنز کے اندر کیا کیا پریشانیاں آئی۔ گاندھی جی نے سب سے پہلے تو ایک اسکیم متعارف کرائی جس کا نام واردہ اسکیم تھا، واردہ اسکیم تھا۔ اس واردہ یہ جو اسکیم تھی یہ عدم تشدد کا درس دیتی تھی، یعنی مسلمانوں کو جہاد سے روکتی تھی، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہیں بھی عام لوگوں کی فہرست میں رکھا گیا، عام لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا، اور جو مسلمان فاتحین تھے ان کے کاموں کو کم کر کے دکھایا گیا، اور جو ہندو لیڈرز رہ چکے تھے ان کے کاموں کو زیادہ کر کے دکھایا گیا، اسے کہتے ہیں واردہ اسکیم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور اسکیم تھی جو کہ ودیا مندر تھی، ودیا مندر اسکیم تھی۔ اس اسکیم کے اندر جو مسلمان تھے وہ اپنی صبح کا مارننگ کا جو آغاز ہے وہ یوگا سے کریں گے، یوگا سے کریں گے، اور گاندھی جی کی مورتی کے سامنے وہ پوجا کریں گے، گاندھی جی کی مورتی کے سامنے پوجا کریں گے، اور دھوتی اور قمیض پہنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائمری تک تعلیم جو ہے مندر میں دلوائی جائے گی، پرائمری تک تعلیم جو ہے مندر میں دلوائی جائے گی، یعنی جو مسلمان کی آنے والی جو جنریشن ہے اس کا کنسیپٹ ہی بدل دیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں انتہائی تشویش تھی۔ اس طرح مسلمانوں کو ایجوکیشن کے اندر جو ہے وہ تنگی کا سامنا تھا۔ اب نیکسٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ثقافت کے حساب سے، کلچر کے حساب سے مسلمانوں کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا تھا۔ تو سب سے پہلے جو کلچر کے اندر مسلمانوں کو وہ خطرات تھے وہ ہے جو اردو تھی، اردو کی ترویج پر بین لگا دیا گیا، اردو کی ترویج پر بین لگا دیا گیا، اور اس کی جگہ ہندی کی ترویج شروع ہو گئی، اور ہندو ہی کو انہوں نے نیشنل لینگویج بھی قرار دے دیا، نیشنل لینگویج قرار دے دیا، اور ہر قسم کے دفاتر کے اندر اور ریڈیوز کے اندر جو ہندی تھی اس کا ہی پرچار کرنا شروع ہو گئے، ہندی الفاظ کو شامل کرنا شروع ہو گئے۔ اس طرح مسلمانوں کو کلچرل ایفیکٹ کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے جو اکنومیکل سیٹ بیک بیٹھا مسلمانوں کو، وہ اس میں کیا کیا مشکلات آئی۔ سب سے پہلے تو مسلمانوں پر جاب جو ہیں گورنمنٹ جابز وہ بند کر دی گئی، اور جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ تھے، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ان میں بھی مسلمانوں کے داخلے کو محدود کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان جاگیردار
या जायदादें रखते थे, उन पर नाजायज इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया, उन्हें ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया, नाजायज कब्जा करना शुरू कर दिया। और जो मुसलमान थे उनके बिजनेस पर भारी टैक्सेस आयद कर दिए गए, भारी टैक्सेस आयद कर दिए गए। इस तरह मुसलमान माशी तौर पर कमजोर होना शुरू हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट थे जिनकी वजह से मुसलमानों पर शदीद मुश्किलात का सामना करना। डिस्कस करते हैं कि इसके अलावा और कौन से पॉइंट्स थे, तो उनमें यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसके काम में भी इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस दिखाना शुरू कर दिया, यानी उन पर भी हावी होना शुरू हो गए कांग्रेस के लीडर रहनुमा। इसी तरह जो अदालती कार्रवाइयां थी, जो जुडिशरी का काम था, उनमें भी इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया और अपने हक में फैसले लेना शुरू हो गए। और मुस्लिम लीग को बाकायदा बैन करने का इनका प्लान था और उसके लिए इन्होंने कोशिशें भी शुरू कर दी। और इस तरह जो मुख्तलिफ इमारतें थी, सरकारी इमारतें थे, उस पर इन्होंने अपना तिरंगा जो परचम था उसका इन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया, यानी जो कांग्रेस का जो झंडा था वही उनका नेशनल जो है वो बना दिया गया, नेशनल फ्लैग बना दिया गया। और जो सुबह का आगाज जो है वो वंदे मातरम से होना शुरू हो गया। और हिंदू और जो मुस्लिम फसादात हैं उनमें इंतहाई इजाफा हुआ, क्योंकि मुसलमान उनसे इंतहाई ज़्यादा बेजार हो चुके थे। ये तमाम वो मामला थे जिसकी वजह से मुसलमानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके बाद 1939 के अंदर जब वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हुई तो गांधी और कांग्रेस के जितने भी रहनुमा थे उन्होंने ब्रिटिश को ये प्रेशराइज किया कि वो इक़्तिदार कांग्रेस के हवाले कर दें और यहाँ से चले जाएं। तो मुस्लिम लीग ने ये कहा कि जो कांग्रेस है वो ब्रिटिश को प्रेशराइज ना करे इस मुश्किल वक्त में। और उसने ब्रिटिश को ये कहा, मुस्लिम लीग ने, कि आप जो है इक़्तिदार यानी इसे डिवाइड किए बगैर यहाँ से ना जाए। इस तरह मुस्लिम लीग ने कांग्रेस और ब्रिटिश के खिलाफ ये दोनों स्टेटमेंट दी। लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड वार टू है इससे पहले बरसगीर को, सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड नहीं किया जाएगा। तो इसके जवाब में जो कांग्रेस है उसने इन्हें प्रेशराइज करने के लिए 22 दिसंबर 1939 को रिजाइन कर दिया, अपने तमाम जितनी भी मिनिस्ट्रीज है वहां से रिजाइन कर दिया। मुसलमानों ने ये डे ऑफ डिलीवरेंस यानी योम नजात मनाया। ये तो वो तमाम कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का दौर खत्म हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसके मुसलमानों पर क्या नताइज निकले। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह मुसलमान जो थे उन पर क्या क्या असरात मुरतब हुए। तो अगर हम देखें कि 1937 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग जो थी वो सिर्फ 106 सीट जीत पाई और किसी सूबे में भी उसकी हुकूमत ना आई। जबकि इसके बरक्स जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने अपना राज किया और मुसलमानों को समझ आई कि कौन सी जमात उनके हक में है, तो उस इलेक्शन में मुसलमानों ने सेंटर के अंदर भी 1/3 नुमाइंदगी मुकम्मल जीती, यानी 30 सीट थी, 30 की 30 जीती। और जो पंजाब के अंदर जितनी भी सीट थी, यानी अगर 86 थी तो उसमें से 79 मुसलमानों ने जीती। और जो बंगाल के अंदर 113 सीट इन्होंने जीती 119 में से। और जो NWFP है यानी जो सरहद था उसके अंदर इन्होंने 36 में से 17 सीट्स जीती। और जो सिंध था उसमें से तो मुकम्मल सीट्स ही जो है मुस्लिम लीग ने जीती। इस तरह यानी किस तरह 1937 और 1945 के इलेक्शन में फर्क आया ये आप देख सकते हैं। ये सिर्फ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के जुल्म सितम की वजह से ही ये तमाम तर मुमकिन हो पाया। अच्छा, अब इस कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज के अंदर जो मुसलमानों ने सरवाइव किया उसकी वजह से मुसलमानों के अंदर जो सेपरेट कंट्री है उसका जज्बा उभरने लगा, यानी हमें ऐसी जगह पर जाकर रहना है जो कि हमारे लिए अलग रियासत हो और हम वहां पर अपनी ज़िंदगी आराम के साथ गुजार सके। और मुस्लिम लीग की डिमांड में भी इजाफा हुआ, मुस्लिम लीग की डिमांड्स में, अप्रोच में इजाफा हुआ और उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी। इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मुसलमानों की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी,
इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो बुरी तरह मुतासर हुई, क्योंकि उन पर जॉब्स जो थी उन्हें बंद कर दिया गया और उन पर भारी भारी टैक्सेस आयद किए गए। और जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का नारा लगाते थे, वो नारा भी अब ठप होकर रह गया, क्योंकि सबने उनकी असलियत देख ली थी। और इसके साथ साथ जो हिंदू हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उनका चेहरा भी बेनकाब हो गया, जो कहते थे कि मुतहदा हिंदुस्तान के अंदर जो कांग्रेस है वही इनकी नुमाइंदगी करती है। इससे रिप्रेजेंट हो गया कि कांग्रेस की इनकी नुमाइंदगी करती है। और यही वो तमाम बातें थी जो कि 1940 के अंदर जब रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर पास की गई, रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पास की गई, तो 1 लाख मुसलमानों ने शिरकत की। 1 लाख मुसलमानों ने उसमें शिरकत की और करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई, यानी सेपरेट कंट्री का मुतालबा किया गया, उसकी डिमांड की गई। और बाद में 7 साल के बाद वो मुतालबा जो है हकीकत में बदला और 1947 में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। अगर आप CSS की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी सब्जेक्ट में इशू है, तो आप स्कॉलर एकेडमी को विजिट करें। इब्रार अहमद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान CSS, PMS, PPSC के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़ गए और स्कॉलर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।